हेलो, नमस्कार, स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके साथ आपका स्वागत है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एकेडमी में। साथियों, आज पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर ने स्केडा के बारे में इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। पीएलसी क्या है? आप कोई भी पेपर देंगे तो इसमें पीएलसी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो बेसिकली पीएलसी होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पीएलसी क्या है? व्हाट इज़ पीएलसी? पीएलसी का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ओके। पीएलसी एक कंट्रोलर होता है जिसे विशेष रूप से या औद्योगिक वातावरण में, जैसे हाई टेम्परेचर, ड्राई, वेट, धूलकण की स्थिति में या किसी भी स्थिति के लिए डिजाइन और ऑपरेट किया जा सकता है। इसका यूज साथियों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद मेटालिक मेटलाइजेशन में, अयस्क के प्रोसेसिंग में, प्लांट वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में, ऑटोमेटिक ऑपरेशन में किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे पीएलसी में नॉर्मल कंप्यूटर की तरह फीचर होते हैं। इन दोनों पीएलसी में नॉर्मल कंप्यूटर की तरह फीचर होते हैं। इन दोनों पर पावर सप्लाई, सीपीयू, इनपुट आउटपुट मेमोरी और ऑपरेशन सॉफ्टवेयर आदि लगे होते हैं। तो इसके 5 पार्ट होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पीएलसी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वर्क करता है, जो कि एक पीसी कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर नहीं कर सकता। ये इसकी खासियत है कि जो पीएलसी है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वर्क करता है। एक पीएलसी किसी न किसी औद्योगिक वातावरण के लिए बेहतर होता है, इसलिए इसे डिजिटली कंप्यूटर के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि पीएलसी का यूज आप किसी भी तरह के कंडीशन में कर सकते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग डालिए, उसके बाद वो वर्क करेगा। यह इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस को भी मैनेज करता है। ओके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उत्पादन की प्रकृति में परिवर्तन के कारण रीप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। तो जैसे किसी भी इंडस्ट्री में आपको विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग वहाँ पे कंप्यूटर में डालना पड़ता है। तो पीएलसी क्या करता है कि सभी प्रोग्रामिंग को आप उसमें बारी बारी से डाल सकते हैं सभी काम कराने के लिए। मान लीजिए किसी को मोटर तेज चलाना, उसकी प्रोग्रामिंग अलग है, किसी को धीरे मोटर चलाना, उसकी प्रोग्रामिंग अलग हो, किसी को लिफ्ट से उठाना, उसकी प्रोग्रामिंग अलग होगी। तो ऐसे विभिन्न टाइप के वर्क उसमें लगे रहते हैं। तो उसी हिसाब से हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हैं। कभी हम प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताएंगे बढ़िया से। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पीएलसी पर आधारित कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की गई। यानी कि इस सब को अलग अलग ना करके एक ही साथ करने के लिए पीएलसी यूज किया गया। पीएलसी के विभिन्न अनुप्रयोगी को समझाने के लिए, यानी कि जो पीएलसी की यूज है इसको समझाने के लिए पीएलसी की मूल अवधारणा को हम समझते हैं। पीएलसी की अवधारणा क्या? कंसेप्ट ऑफ पीएलसी। पीएलसी का आविष्कार डिक मॉर्ले, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि पीएलसी का आविष्कार किसने किया? डिक मॉर्ले 1964 ईस्वी में किया था। तब से पीएलसी ने औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति ला दी। पीएलसी फंक्शन जैसे विभिन्न एनालॉग सिग्नल के टाइमिंग, काउंटिंग, कैलकुलेशन, कंपैरिजन और प्रोसेसिंग आदि की एक विस्तृत रेंज होती है। आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी, यहाँ पे हम आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीएलसी का आर्किटेक्चर होगा, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर होगा, उसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग कोड इंटर करेगा। यहाँ पे सीपीयू प्रोग्राम लॉजिक होगा, उससे कनेक्ट रहेगा इनपुट फाइल्स, इनपुट मॉड्यूल्स, उससे कनेक्ट है मेमोरी स्टोरेज, उससे ही कनेक्ट है आउटपुट और आउटपुट मॉड्यूल। यानी कि आप किसी इन क्वांटिटी को इनपुट कराएंगे और उसका आउटपुट पे डिस्प्ले पे आउटपुट देखेंगे और सारा काम सीपीयू और पीएलसी के माध्यम से होगा। पीएलसी का आर्किटेक्चर में पीएलसी के आर्किटेक्चर में सीपीयू इनपुट नोड्यूट और आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल रहता है। पावर सप्लाई, प्रोग्रामर आदि सम्मिलित होते हैं। इनपुट की निरंतर निगरानी की जाती है और इनपुट टर्मिनल की स्थिति को इनपुट मॉड्यूल से कॉपी किया जाता है और रैम मेमोरी को दिया जाता है, जिसे दो सेक्शन में विभाजित किया जाता है, अर्थात इनपुट इमेज फाइल और आउटपुट इमेज फाइल। प्रत्येक इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल एक बिट इनपुट और आउटपुट इमेज फाइल के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि प्रत्येक जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल होता है वह एक एक बाइट फाइल के साथ जुड़ा रहता है। इससे कोई भी लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीपीयू इनपुट इमेज फाइल से वेरिएबल प्राप्त करता है
और प्रोग्राम और इनपुट की स्थिति के आधार पर आउटपुट इमेज फाइल सीपीयू द्वारा कंट्रोल वेरिएबल के साथ भरी जाती है, जो कुछ प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट मॉड्यूल में कॉपी की जाती है। इनपुट और आउटपुट इमेज फाइल का उपयोग इनपुट और आउटपुट टर्मिनल की स्थिति को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि इसका यूज आप इनपुट और आउटपुट में जो वर्क हो रहा है उसको स्टोर भी कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कैसे कैसे जुड़ा रहता है। तो इसके साथ मेमोरी जुड़ा रहता है आउटपुट इनपुट से, उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी जुड़ा रहता है। यहाँ पे एड्रेस बस होगी, डेटा बस और कंट्रोल बस, ये सीपीयू के माध्यम से दोनों को इनपुट और आउटपुट मेमोरी को जोड़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सीपीयू की, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पीएलसी का मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब दिमाग कहते हैं पीएलसी का सीपीयू को, जो पीएलसी के सभी ब्लॉक के ऑपरेशन के कार्यों और ऑपरेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। यह एक ब्लॉक के साथ प्रदान की जाती है, जिसे फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 1 और मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। जैसे 1 से लेके 0 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रखी जाती है, यानी कि मेगाहर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल होता है। यह फ्रीक्वेंसी पीएलसी की ऑपरेटिंग स्पीड को निर्धारण करती है, यानी कि जितना अच्छा काम कराना होगा उतना बढ़िया स्पीड होगा इसका। ठीक, उस पर इसके बाद इसमें बसेस लगा रहता है। तो बसेस का काम क्या है? पीएलसी में कम्युनिकेशन के लिए कंडक्टर के समूह का यूज किया जाता है, जिसे बसेस कहते हैं। सूचना को डिजिटल सिग्नल या बाइनरी सिग्नल के फॉर्म में पीएलसी का उपयोग करके कैरी किया जाता है। बाइनरी फॉर्म में भी 0 और 1 के रूप में डिवाइस ऑन ऑफ किया जाता है। 0 से ऑफ होता है, 1 से ऑन हो जाता है। इसके लिए इसको यूज किया जाता है। पीएलसी के आर्किटेक्चर में यूज होने वाली 3 प्रकार की बसें होती हैं। एक होती है डेटा बस, ये आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर सभी जगह मिल जाएंगी। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, तो वही तीनों बस यहाँ भी यूज होती हैं, क्योंकि पीएलसी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को मिला के बनाया ही गया है। जो अलग अलग दोनों काम करते थे, वो दोनों को मिला के इसमें एक काम करा लिया गया। और इसकी डिक मॉर्ले ने खोज 1964 में कर दिया था, जबकि आज इसका यूज बहुत बेहतरीन तरीके से स्कैडा सिस्टम को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है, पीएलसी और स्कैडा का। तो डेटा बस का काम क्या है? डेटा बस यूज सीपीयू द्वारा किए गए प्रोसेसिंग में डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है, जैसे डेटा बस दोनों तरफ काम करता है। डेटा को ले भी जाएगा, डेटा को लाएगा भी। जो केवल डेटा को लाएगा ही या तो डेटा को ले जाएगा, जैसे एक ही काम जो करेगा उसको सिंगल डायरेक्शन, जो डबल काम करेगा उसको बाई डायरेक्शनल कहेंगे। ठीक, और विभिन्न सिस्टम में एलिमेंट को डेटा भेजते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का, इसमें 8 बिट इंटरनल डेटा बस होता है। डेटा बस इसका 8 बिट का होता है। एड्रेस बस 16 बिट का होगा। एड्रेस बस देखते हैं यहाँ पे, तो एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल बस होती है और मेमोरी स्थान का एड्रेस ले जाती है, ताकि प्रत्येक बिट में स्थित हो सके। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन में एक एड्रेस होता है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट एड्रेस बस होती है, जिसका अर्थ 2x16 मेमोरी लोकेशन होते हैं। कहने का मतलब है कि मेमोरी में कहीं आपका एड्रेस स्टोर होगा और डेटा बस जाएगा, उसको ढूंढ के लाएगा और पीएलसी के पास उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो एड्रेस बस होता है 16 बिट का, तो इसमें अपर बिट और लोअर बिट के रूप में काम करते हैं दोनों मिलके। कंट्रोल बस उन सिग्नल को वहन करता है, उन सिग्नल को ले जाता है जो सीपीयू द्वारा विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये सिग्नल मेमोरी डिवाइस को सूचित करते हैं कि इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त करना है या आउटपुट डिवाइस पर डेटा भेजना है। कंट्रोल बस सिंक्रोनाइजेशन के लिए समय सिग्नल भी कैरी करता है, यानी कि जब पीएलसी से किसी चीज़ को मैच करवाना हो, इनपुट आउटपुट को वहाँ पे वर्क कराना हो, तो उनके सिग्नल के सिंक्रोनाइजेशन के लिए वर्क कंट्रोल पल्स कौन देता है? कंट्रोल बस देता है। कंट्रोल बस द्वारा ही एड्रेस और डेटा बस को कंट्रोल भी कर लिया जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे पीएलसी मेमोरी की। तो पीएलसी मेमोरी का उपयोग यूजर लैडर प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट की लोकेशन, टाइमर और काउंटर के पूर्व निर्धारित मान बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि इसका लैडर डायग्राम के द्वारा बेसिकली इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है।
तो लैडर डायग्राम को भी हम आपको बता देंगे। पीएलसी में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सॉलिड स्टेट मेमोरी रैम होती है, रोम होती है, ईपी रोम होती है, डबल ईपी रोम होती है, NOVRAM रैम होता है, नोव रैम और रैम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परमानेंट स्टोरेज देने वाली रोम यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे कई टाइप की मेमोरी यूज होती हैं जो सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, या नोवे रैम हो गया। ये सारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेज यहाँ पे यूज होती हैं जो इसके डेटा को स्टोर किए रहती हैं। रैम का उपयोग यूजर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसों की स्थिति, टाइमर, काउंटर और अन्य इंटरनल डिवाइस के मान को स्टोर किया जाता है। यानी कि सारी चीज़ें स्टोरेज के रूप में काम करती हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इसका मतलब है कि जो सीपीयू द्वारा आपका वर्क किया जाएगा, इनपुट से सिग्नल लिया जाएगा और सीपीयू के द्वारा और पीएलसी के द्वारा एग्जीक्यूट करके उसको आउटपुट पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो इंटरफेस का काम ये करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोसेसर, सीपीयू और रियल वर्ल्ड डिवाइस जैसे लैंप, कनेक्टर, स्विच आदि के बीच में इंटरफेस का वर्क करता है। अब आगे बात की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज क्या होगी। ठीक है, पीएलसी की लैंग्वेज क्या होगी। इसकी देखिए 5 लैंग्वेज होती है। एक लैडर डायग्राम होता है, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट जिसको SFC कहते हैं, तीसरा होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम FBD, और चौथा होता है ST, और एक होता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। तो इसको आप लिसअप के नाम से याद कर सकते हैं। लिसअप मतलब L से हो गया लैडर, S से हो गया सीक्वेंस, F से हो गया फंक्शन, और S से हो गया स्ट्रक्चर, I से हो गया इंस्ट्रक्शन। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं, LD, SFC, FBD, ST और उसके बाद IL। ठीक है, अब लैडर डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पे। तो लैडर डायग्राम का मूल रूप से रिले लॉजिक से तैयार किया जाता है। इसमें क्या है ना कि रिले लॉजिक से इसको तैयार किया जाता है, और यहाँ पे जब रिले लॉजिक से इसको तैयार किया जाता है तो उसमें कई प्रकार की डिवाइसेस लगाई जाती हैं, उसको देखेंगे। लैडर डायग्राम मूल रूप से रिले लॉजिक से तैयार होता है जो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए स्विच और मैकेनिकल रिले जैसी भौतिक उपकरणों को उपयोग किया जाता है। ठीक, लैडर डायग्राम भौतिक उपकरणों जिन्हें कि एक्टिव करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल की आवश्यकता होती है को छोड़कर सभी रिप्लेस करने के लिए इंटरनल लॉजिक का यूज किया जाता है। इसमें क्या है ना कि कन्वेंशनल जैसे स्विच नहीं यूज किया जाता, इसमें क्या रिले यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप लैडर डायग्राम देख सकते हैं, तो यहाँ पे टाइमर, डिले रिले, TDR, काउंटर और ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज की जाती हैं। यहाँ पे क्या है, NO और NC स्विच यूज किया जाता है। तो जब आप प्रोग्रामिंग के बारे में इसके जानेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत बढ़िया समझाई जाएंगी। आगे रिले लॉजिक पैनल भी दिखाया गया है। यहाँ पे मतलब NA और जो अब नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जो स्विचेज होते हैं उसके साथ कैसे हम टाइम रिले लगा के उसको किस प्रकार डिजाइन करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर यहाँ पे लैडर डायग्राम के लाभ के बारे में बात करेंगे। तो इसके प्रॉफिट क्या है। भाई आप लैडर डायग्राम बना लिए तो उसका प्रॉफिट भी होना चाहिए ना, कि हम क्यों बनाएं, कहाँ पे यूज करें, इसका क्या एडवांटेज है, कैसे कार्य करता है, तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। तो लैडर डायग्राम लैंग्वेज के लाभ निम्नलिखित हैं। इसका रंग्स, इसमें रंग्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको समझना भी जरूरी है। रंग्स के बारे में जानेंगे। रंग्स इसे व्यवस्थित करने और पालन करने में आसान बनाते हैं। रंग्स एक प्रकार के क्या होता है ना, उनके लिए सिग्नल का काम करते हैं जो उस पूरे डायग्राम को व्यवस्थित करने का वर्क करते हैं, या उन कमेंट को या डॉक्यूमेंट को करने, जिससे कोई वहाँ पे कमेंट आ गया या डॉक्यूमेंट आ गया उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, आसानी उसमें कर देता है। यह बहुत ही सफलतापूर्वक ऑनलाइन एडिटिंग का भी सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए आपको जैसे ऑनलाइन एडिटिंग करना है ना, तो इसी का यूज करके आप कर लीजिए। लैडर डायग्राम से हानि भाई, जिसका कुछ फ़ायदा होगा तो उसका नुकसान भी होगा। तो जो यहाँ पे लॉसेज हैं वो है कि मुख्य नुकसान यह है कि कुछ इंस्ट्रक्शन उपलब्ध नहीं होते हैं जो कि मोशन और बैचिंग जैसे प्रोग्रामिंग के लिए इसे और अधिक कठिन बना सकते हैं।
उसके बाद सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट जो दूसरा नाम है इसका, एसएफसी में अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टेप और ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। स्टेप और ट्रांजिशन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। स्टेप और ट्रांजिशन का उपयोग करने के बाद स्टेप आपके प्रोग्राम में एक मुख्य फंक्शन के रूप में कार्य करता है। ये स्टेप उन फंक्शन को तब एग्जीक्यूट करते हैं जब इन स्टेप्स को प्रोग्राम किया जाता है। यह निर्णय समय प्रक्रिया के एक निश्चित फेस या उपकरण की भौतिक स्थिति पर आधारित हो सकता है। ट्रांजिशन के इंस्ट्रक्शन हैं जिसे आप कंडीशन को ट्रू या फॉल्स पर सेट करके एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर मूव करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। परंपरा वाला फ्लो चार्ट होता है उसके विपरीत ये वर्क करता है। सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में कई पास हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे कई रास्ते हो सकते हैं आपको प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ओके, एक समय में कई स्टेप को भी शुरू करने के लिए ब्रांच का उपयोग किया जाता है। इसके जो लाभ क्या है, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट के कुछ लाभ निम्नलिखित है। प्रोसेस को मेजर स्टेप में तोड़ा जा सकता है जो कि ट्रबल शूटिंग और तेज करने में आसान बना सकता है। यानी कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं ना उसको कई पार्ट में आप तोड़ के वर्क कर सकते हैं। जो ट्रबल शूटिंग वहाँ पे जो कोई मतलब कि खराबी हो उसको सही करने के लिए जल्दी आप यूज कर सकते हैं। आप लॉजिक में सीधे एक्सेस कर सकते हैं या देखने के लिए कि उपकरण के हिस्से में फॉल्ट है क्या। लॉजिक के अलग अलग टुकड़े को बार बार एग्जीक्यूट करके और डिज़ाइन को बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसकी लेकिन हानि भी है। यहाँ पर आप एसएफसी की हानियाँ विचार कर सकते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा एप्लीकेशन को फिट नहीं करती है। और तीसरा इसका फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है ये एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो लैंग्वेज का एक ग्राफिकल प्रकार भी होता है। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच एक फंक्शन का वर्णन करता है जो कनेक्शन लाइनों द्वारा ब्लॉक में जुड़ा हुआ। फंक्शन ब्लॉक मूल रूप से एक सिस्टम बनाने के लिए डेवलप किए गए थे जो आप कई सामान्य दोहराए जाने वाले कार्यों को सेट कर रहे थे, जैसे काउंटर टाइमर। पीआईडी माने एक प्रोग्रामेबल इनपुट नहीं, पीआईडी एक कंट्रोलर होता है जो आपका डिजिटल नहीं होता है। वो क्या होता है, पीआईडी वाला आपका कन्वेंशनल टाइप कंट्रोलर होता है। तो उसमें ये चीज़ें आप सेट करके वहाँ पे कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, शीट्स पर ब्लॉक प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप कभी कंप्यूटर में जब शीट्स बनाते हैं, कोई डेटा चार्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। पीएलसी लगातार शीट की न्यूमेरिकल ऑर्डर को भी स्कैन करता है और उनको कनेक्शन के रूप में एक प्रोग्रामिंग चेन के रूप में डिजाइन कर देता है। मेन चीज़ यही है। इसका कुछ लाभ भी हैं। लाभ क्या है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम मोशन कंट्रोल के साथ अच्छी तरह से कार्य करता है। यानी कि मोशन कंट्रोल करना है तो बहुत अच्छी तरह उसके साथ कार्य करेगा। कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्य विधि आसान होता है, यानी कि कुछ लोग देख कर भी आसानी से इसके उपयोग कर सकते हैं। एफबीडी यानी कि फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो है, सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप प्रोग्रामिंग की कई लाइनों ले सकते हैं, एक साथ फंक्शन में ब्लॉक में डाल सकते हैं। अभी जो वो दोनों में था कि आप सिंगल एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक साथ कई कई लाइनों को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन कुछ हानियाँ भी हैं। क्या, इस पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उपयोग से कोड अव्यवस्थित हो सकता है। अब कई सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट होगा तो कोई इधर उधर हो ही जाएगा, क्योंकि आप इस फंक्शन ब्लॉक को शीट पर कहीं भी रख सकते हैं। इसे ट्रबल शूटिंग और भी कठिन हो सकती है। इसकी हानि यह है ना कि जैसे ज़्यादा एक साथ काम करने पे भगदड़ मच जाएगा उसमें, तो इधर उधर हो जाएंगे सब। मेन कारण यह है कि ये सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट चौथा इसका है। इसके बारे में जानेंगे। तो यह लैंग्वेज एक टेक्सटाइल लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो बेसिक पास्कल और सी जैसी होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली उपकरण होता है जो दोहराए जाने वाले कार्यों के साथ
एल्गोरिदम फंक्शन का उपयोग करने वाले जटिल कार्यों को एग्जीक्यूट कर सकता है। कोड उन स्टेटमेंट का उपयोग करता है जो सेमी कॉलम द्वारा अलग अलग किए जाते हैं, फिर उन स्टेटमेंट द्वारा इनपुट आउटपुट या वेरिएबल बदल दिए जाते हैं। आपको बेसिक सी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तो यह पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ अन्य लैंग्वेज की तुलना में आसान हो जाता है। यानी कि आपको बेसिक सी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पीएलसी की जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका लाभ क्या है कि यह बड़े गणितीय गणनाओं की गणना बहुत व्यवस्थित ढंग से करता है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन कवर करने में समय सक्षम कर देगा, जिससे बहुत जल्दी लैंग्वेज को आप सॉल्व कर लेंगे। इसकी हानि क्या है? सिंटैक्स बहुत कठिन होता है, डिबग करना बहुत कठिन है, ऑनलाइन एडिट करना कठिन होता है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो लास्ट वाला है, तो इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के समान होती है। जब आप इस पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो आप मेमोनिक्स कोड, एलडी एंड आर आदि का उपयोग करते हैं। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में प्रत्येक पंक्ति के अंत में एनोटेट करना चाहते हैं। किसी भी टिप्पणी के साथ नई लाइन पर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के साथ अनेक इंस्ट्रक्शन सम्मिलित होते हैं। यानी कि यह जो है ना एंड और आदि का यूज करके इसमें निमोनिक्स बनाया जाता है, कोड के रूप में इसको लिखा जाता है। उसके साथ आप जब कोई भी लाइन समाप्त करेंगे तो उसके लास्ट में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन कोड इनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आएंगी। तो इसके लाभ क्या? इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज उन चीज़ों के लिए लाभप्रद है जैसे कि वैल्यूएबल होता है, जिन्हें कोड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कॉम्पैक्ट और समय महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ये बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड वोड यूज होता है वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोड यूज होता है तो इसलिए कोड में यूज कर सकते हैं। हानि इसकी भी है कुछ स्ट्रक्चरिंग पॉसिबिलिटी, जैसे जोटो कमांड होती है तो इसको करना कठिन होता है। ऐसी त्रुटियां भी हो सकती हैं पहले अन्य लैंग्वेज की तुलना में कठिन हो, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में पीएलसी का कुछ उपयोग है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या उपयोग है देखते हैं यहाँ पे। तो पीएलसी का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। पीएलसी रोबोट में, औद्योगिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आदि में यूज हो रहा है इस समय, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड वेरियस एप्लीकेशन में को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हमारे हैवी तकनीकी के रूप में भी जो हमारा भारत है, आपको पता है, हैवी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, तो यहाँ पे पीएलसी की आवश्यकता पड़ेगी। सभी प्रकार की कारखाना हो गया, भवन हो गया, कार्यालय हो गया, यातायात कंट्रोल सिस्टम, ये सबको कंट्रोल करता है हमारा पीएलसी। इसके लिए इसके कुछ उदाहरण जो पीएलसी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये कुछ उदाहरण हैं जो पीएलसी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कि रोड ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमेटिक कार वॉश, द एलिवेटर, ऑटोमेटिक डोर, कन्वेयर बेल्ट रोल, ये सब है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर सीरीज, तो माइक्रो कंट्रोलर का जो सीरीज है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पीएलसी का पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे